हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आंचल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नॉवेल विच इज़ हार्ट ऑफ डार्कनेस एंड दिस नॉवेल इज़ रिटन बाय अ राइटर नेम जोसेफ कॉनरेड। तो अगर आप अपने 5th सेमेस्टर में हो तो आपके पास एक पेपर होगा दैट इज़ 20th सेंचुरी नॉवल। और इस नॉवल में ये एक यूनिट है जिसे हम आज कवर करने वाले हैं। अगर आपको सिलेबस में कुछ डाउट है तो सिलेबस की एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है, मेरे चैनल पे अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानते हैं जो कि हैं जोसेफ कॉनरेड। तो इनका जन्म 1857 में हुआ था एंड ही लिव्ड हिज लाइफ टिल 1924 एंड इनको एक फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट माना जाता था। हालांकि इनका जन्म हुआ था पोलैंड में और इनकी इंग्लिश पहली प्राथमिक भाषा भी नहीं थी, थर्ड लैंग्वेज थी, फिर भी आज हम इन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर में काउंट करते हैं। देखो, राइटर बनने से पहले ये एक मर्चेंट सेलर थे और 20 साल तक इन्होंने उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया और कहीं न कहीं उन सारे ही एक्सपीरियंसेस से ये इंस्पायर होते हैं और अपने नॉवेल्स में वो सारी बातें लिखते हैं। और ये जो नॉवल हम कवर करने वाले हैं इट्स अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, यानी इनके जो राइटर की लाइफ के कुछ इंसिडेंट उस नॉवल में डाले गए हैं। अब 1890 में देखो वही वाला इंसिडेंट है, तो कॉन्रेड खुद इन्होंने कॉन्गो फ्री स्टेट अफ्रीका, जो स्टोरी हम कवर करने वाले हैं, वहाँ पे ये गए थे एंड वहाँ ही सॉ द क्रुएलिटी, द एक्सप्लॉयटेशन, जो भी चीज़ें इन्होंने विटनेस करी उस जर्नी के दौरान, उससे ये इंस्पायर्ड हुए और ये नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस इन्होंने लिख डाली। अब इनकी बाकी की भी जितनी नॉवल होती हैं, जो मेन इशू जिस पे ये बात कर रहे होते हैं, जिस चीज़ से ये डील कर रहे होते हैं, दैट इज़ मेनली विथ कोलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म, मोरालिटी, ह्यूमन साइकोलॉजी, लोनलीनेस, ग्रीड, इन सब चीज़ों के बारे में ही ये बात करते हैं। अब कुछ इनकी फेमस वर्क में सबसे फेमस आ जाता है दिस हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो हम आज कवर करने वाले हैं एंड इट वॉज पब्लिश इन ईयर 1899। जो लॉर्ड जिम इनका दूसरा वर्क है, नॉस्ट्रोमो, द सीक्रेट एजेंट, और आज हम इन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न इंग्लिश राइटर कंसीडर करते हैं। अब देखो ये सब वर्क ना आपके CUET PG के लिए ज़रूरी हो जाते हैं, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं वो बात भी बता देती हूँ कि इन्हीं सारे, जैसे ये हमारे एक राइटर हो गए जोसेफ कॉनरेड, अब इनके सारे वर्क्स को ना आपको एक क्रोनोलॉजी में याद करना पड़ता है और ये एक इंपॉर्टेंट राइटर बन जाते हैं क्रोनो बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखना। अब नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस नॉवल, तो जैसा मैंने बोला नॉवल पब्लिश हुआ था 1899 में एंड इसकी जो सेटिंग है वो उस टाइम पीरियड की है जब यूरोपियन इम्पेरियलिज्म हो रहा था, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ क्या कर रही थी, अफ्रीकन जैसे लैंड्स को कंट्रोल कर रही थी फॉर वेल्थ एंड पावर। एंड जो हमारी स्टोरी है इट मेनली टेक प्लेस इन अ कॉन्गो फ्री स्टेट। अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया कि राइटर खुद भी यहाँ गए हुए हैं और यहाँ पे कैसे ये स्टोरी में, मतलब इस नॉवल में उस चीज़ को ही रख रहे हैं। ये जगह जहाँ पे लोकल पीपल को ब्रूटली एक्सप्लॉइट करा जाता था, उनसे उनकी रिसोर्सेज ली जाती थी। आइवरी एक ऐसा वाइट सबस्टांस होता है जो एलिफेंट के दांत से बनता है, तो इस चीज़ के लिए और बाकी के रिसोर्सेज के लिए वहाँ के आम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था यूरोपियंस के द्वारा। अगर हम इस नॉवल के इंस्पिरेशन को बात करें कि जोसेफ कॉनरेड के दिमाग में कैसे आया, उन्होंने कैसे लिखा, तो अभी हमने तो देखा कि कैसे उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है। वो वहाँ गए थे, ट्रैवल किया था उन्होंने कॉन्गो 1890 में एज अ कैप्टन ऑफ स्टीमर एंड इस जर्नी के दौरान उन्होंने वहाँ जाके देखा असल में ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा था, किस तरीके से फोर्स्ड लेबर कराया जा रहा था, वायलेंस, डिजीज़ एंड जो भी सफरिंग थी अफ्रीकन लोगों की, वो सब उन्होंने अपने आँखों से देखा। एंड कहीं ना कहीं दैट रियल एक्सपीरियंस ओनली बिकम द बेसिस ऑफ दिस नॉवल विच इज़ हार्ट ऑफ डार्कनेस। नाउ अब इस नॉवल का मेन पर्पस की अगर हम बात करें कि क्यों इन्होंने लिखा, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरे नावल को जब हम पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन कर रहा है, जो यूरोपियन हर बार ये क्लेम कर रहे होते हैं कि हम अनसिविलाइज लोगों को सिविलाइज बनाने जा रहे हैं, अफ्रीकन लोग जो हैं वो सिविलाइज नहीं है, हम वहाँ पे सिविलाइजेशन को स्प्रेड करेंगे। इस चीज़ को ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आपका सिविलाइजेशन ऐसा है जहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो और किस तरीके से फोर्स लेबर हो रहा है, ये सब चीज़ें। एंड ही द राइटर ऑल्सो सोज दैट बिहाइंड दिस आइडिया, मतलब बस एक सिविलाइजेशन के नाम पे यूरोपियन का ग्रीड, वॉयलेंस, एक्सप्लॉयटेशन और डिज़ायर ऑफ पावर छिपा हुआ है। एंड जैसा कि नॉवल का नाम है हार्ट ऑफ डार्कनेस, इट ऑल्सो सोज कि ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है ना, यहाँ ये अफ्रीका के बीच में ये नदियाँ नहीं है वो जो जितनी गहरी है, ये तो लोगों का मन में, दिल में, इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग जो ये ग्रीड है ना, दैट इज समथिंग हिडन डार्कनेस जो ये नॉवल एक्सप्लोर कर रहा है। नाउ अगर हम नैरेटिव टेक्निक को बोले तो देखो अभी तक मैंने जितनी भी कई नॉवेल्स ऐसी पढ़ाई है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि स्ट्रीट स्टोरी लाइन अब जो है ना एक पुराना नैरेटिव स्टाइल बन गया। अब नए में राइटर्स ऐसे लिख रहे थे जो अलग तरीके का होता था। अब फ्रेम नैरेटिव के बारे में, व्हेन यू वर स्टडिंग दिस
Canterbury Tales, there we also have studied about this technique which is frame narrative. फ्रेम नैरेटिव का मतलब होता है कहानी के अंदर कहानी, यानी हम स्टार्टिंग में कुछ देख रहे होंगे, वहाँ पे कोई एक कैरेक्टर होगा और वो हमें एक दूसरी कहानी सुना रहा होगा। तो पहली टेक्निक, इस पर सवाल आया भी था, PYQ में भी क्वेश्चन रहा है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस की नैरेटिव टेक्निक के बारे में बात करिए। तो पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, फ्रेम नैरेटिव यानी स्टोरी विद इन स्टोरी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे एक अननेम्ड नैरेटर मिलेंगे हमें इस कहानी पे, मतलब इस स्टोरी में, इस नॉवल में, जो पूरी कहानी को, जो हो रहा है ऑन द शिप नेले, ये शिप का नाम है, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं वो हमें बताएंगे। एंड जो कहानी सुना रहे हैं वो है मार्लो। मार्लो नैरेट हिज खुद की जर्नी को, अफ्रीका की जर्नी बताएंगे, एंड अन्य नैरेटर जो है ना कहानी शुरुआत कर रहे हैं। अब एट द एंड द स्टोरी रिटर्न्स टू द फर्स्ट नैरेटर कंप्लीटिंग द फ्रेम ओनली। मतलब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, देखो एक अननेम्ड नैरेटर है जो हमें कहानी बता रहे हैं, और कहानी के अंदर एक मार्लो इंसान है जो अपनी कहानी अफ्रीका की बता रहे हैं, एंड ही इज, दिस अननेम्ड नैरेटर इज गोइंग टू कंप्लीट द फ्रेम। अगर हम नॉवल के स्टाइल की बात करें तो बहुत सारे सिंबॉलिक स्टाइल का यूज़ करा गया है। जैसे देखो नाम ही है हार्ट ऑफ डार्कनेस, इसका मतलब कितने कितने लेवल पे अलग अलग हो जाएगा। तो डार्कनेस, लाइट, कॉन्गो रिवर, फॉग, आइवरी, इन सब चीज़ों को जब हम कवर करेंगे तो एक डीपर मीनिंग छुपी हुई है। यहाँ पे इस स्टोरी के स्टाइल में आप एक चीज़ और देखना कि साइकोलॉजिकल नरेशन यूज़ करा गया है, फोकसिंग ऑन मार्लो थॉट्स एंड कर्ज मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो वील अंडरस्टैंड कि कर्ज वाला कैरेक्टर एंड मार्लो क्या सोचते हैं इनके बारे में, एवरीथिंग। बहुत ज़्यादा इमेजरी का इस्तेमाल करा गया है। अगर आप नॉवल आपके पास है तो मैं सजेस्ट करूँगी ज़रूर पढ़ना, तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके की इमेजरी इसमें इस्तेमाल करी गई है। काफ़ी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, मिस्टीरियस एटमोसफेयर, पढ़ के लगेगा कुछ ऐसा मिस्टीरियस सा हो रहा है, ऐसा जगह है एंड ऑल। सो द नॉवल इज मॉडर्निस्ट इन स्टाइल बिकॉज इट एक्सप्लोर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ ह्यूमन माइंड रेदर देन सिंपली टेलिंग दिस एडवेंचर स्टोरी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि राइटर हमारे एक मॉडर्न राइटर हैं, 20th सेंचुरी के राइटर हैं, मतलब थे, एंड ही इज़, द राइटिंग स्टाइल इज़ ऑल्सो अ मॉडर्निस्ट काइंड। ठीक है, यहाँ सिंपली वो सीधी वाली कहानी नहीं है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, सब कुछ मिक्स सा हो रहा है, एंड बिल्कुल सिंपल स्टोरी टेलिंग नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी समरी। सो द स्टोरी स्टार्ट्स ऑन दिस स्मॉल बोट, एंड दिस बोट, द नेम ऑफ दिस बोट इज कॉल्ड एज नले इन दिस novel. Or let me clarify one more thing, I mentioned it as a novel, but please be clear about it, it's not a novel, it's a novella. Now novella, I have told you so many times in other videos of mine as well, that it is something which is smaller than novel and larger than short story. So please consider it like कि जो short story से थोड़ा बड़ा होगा उसकी कहानी, but novel इतना लंबा नहीं होगा, novel से छोटा होगा, between में जो आता है that is called novella, एंड हार्ट ऑफ डार्कनेस इज अ नोवेला। सो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में से नॉवल बहुत बार बोला है, सो बी क्लियर अबाउट इट, इट्स अ नोवेला। तो कहानी की शुरुआत यहाँ पे बोट पे होती है। अब ये जो बोट है ना वो खड़ा है कहाँ पे, इट्स स्टैंडिंग ऑन द रिवर कॉल्ड थेम्स, एंड अभी मतलब बोट वेट कर रहा है कि जैसे वाटर आएगा तो ये लोग बोट चलाएंगे और अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। अब कहानी की शुरुआत होती है, बोट पे बैठे 5 लोग हैं, 5 आदमी हैं, उन्हें वो जो कहानी हमें बताएंगे, हम वो उनकी बातें सुन रहे होंगे। एंड प्लीज़ कीप इन योर माइंड वी आर अवेयर ऑफ द नैरेटिव टेक्निक विच इज़ फ्रेम नैरेटिव। तो जो हमारे मेन नैरेटर है, मेन नैरेटर जो हमें कहानी सुना रहे हैं, इनका नाम नहीं हमें बताया गया है, इनका नाम है अननेम्ड नैरेटर। ठीक है, ऐसा मानो। अब यहाँ पे पहले इंसान वो हैं, दूसरे हैं द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, एंड ही इज़ ऑल्सो द कैप्टन, एंड इस पूरे 5 लोग जो आए हैं ना, होस्ट भी हैं इनके, एक लॉयर है, एक अकाउंटेंट है, और फाइनली कम्स द मार्लो, जो इस कहानी के अंदर जो हमें कहानी बता रहे हैं, अपनी मेन स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो हैं। ठीक है, तो ये 5 लोग बैठे हैं। अब देखो इन 5 आदमी में से मार्लो इज़ ओनली द वन हु इज़ अ रियल सेलर, बाकी के जो लोग हैं वो नॉर्मल ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन ये लोग मतलब ऐसा शिप में आना, सेल करना, ये सब काम करना वीकेंड में इन्हें पसंद है। तो कहीं ना कहीं ये 5 ये जो समुद्र वाली दुनिया है ना, इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे काम किया है एंड ऑल। तो ये बात इनके बारे में थोड़ी बहुत हमें बताई गई है। अब जैसा ये लोग वेट करते हैं तब तक क्या होता है, मार्लो कहते हैं कि चलो मैं तुम लोगों को ना, ऐसा नहीं होता है ग्रुप में हम फ्रेंड्स में बैठे होते हैं तो कोई इंसान अपनी एक्सपीरियंस, पहले की बातें, बचपन की बातें, या फिर कुछ भी अपने लाइफ से रिलेटेड बताने लगता है। तो वैसे ही मार्लो होते हैं, ये बोलते हैं कि मैं बताता हूँ
मेरे साथ एक जो इंसिडेंट हुआ था। और ये अपनी कहानी शुरुआत करते हैं, एक मेरा बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि मैं अफ्रीका गया था, वहाँ के एक्सपीरियंस को आप ये शेयर करेंगे और वैसे वैसे कहानी जो है प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि कहानी की प्रोग्रेस कैसे हो रही है। अब मान लो बताते हैं अपने बारे में कि बचपन से मैं एक ऐसा इंसान था जो मैप्स को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता था, मतलब एक जुड़ाव महसूस करता था। मुझे ऐसा लगता था कि जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, यानी जो अभी भी जगह है मैप में फाइंड नहीं करी गई है, मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ जाके देखूँगी क्या है, ऐसी ऐसी बातें ये बोलते हैं। एंड फिर ये मैप में ये कॉन्गो रिवर को बताते हैं कि किस तरीके से अफ्रीका के बीचों बीच में ये बहती है, बिल्कुल एक सांप की तरह सा कर्ल जैसा होता है ना, वैसा लगता है। एंड इट्स इनटू द डार्क सेंटर ऑफ द अफ्रीका। एंड ये हमेशा से यहाँ ट्रैवल करना चाहते थे कि क्या है, व्हाट वाज हिडन इन दैट हार्ट ऑफ डार्कनेस इन अफ्रीका। अब कहानी ये बताते हैं कि जैसे मैं बड़ा हुआ एंड एट दैट टाइम मेरे पास बहुत कोई जॉब अच्छी थी नहीं, तो तब मेरी एक आंट ने मेरी मदद करी एंड अपने इन्फ्लुएंस से एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल से उन्होंने बात करी और मेरी जॉब लग गई एज अ स्टीम बोट कैप्टन फॉर अ बेल्जियन ट्रेडिंग कंपनी। यानी ब्रुशेल इज़ अ सिटी एंड यहाँ पे एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी का नाम नहीं बताया गया है, यहाँ पे इनकी जॉब लग जाती है इनकी आंट की हेल्प से। अब ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का मेन काम होता है कि यहाँ पे जो भी हायर हुए एम्प्लॉय उनको अफ्रीका भेजना, क्या ट्रेड करने के लिए, आइवरी। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि उस टाइम पे ये कितना एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हुआ करता था, इसकी ट्रेडिंग कितनी होती थी। तो ये वो इसका ये काम कराती थी कंपनी, उस टाइम पे ये बहुत वैल्यूएबल था, तो इसी कंपनी में इनकी जॉब लग जाती है। एंड दे आर ऑल्सो, दिस कंपनी इज बिल्डिंग अ ट्रेडिंग स्टेशन अलॉन्ग द रिवर। यानी जो वो कॉन्गो रिवर है ना, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ये ऐसे टर्म्स हैं, थोड़ा समझ जाओगे ना तो आसानी होगा, वो मैं बता देती हूँ। ट्रेडिंग स्टेशन यानी देखो, अब जैसे ये रिवर बह रहा है तो जगह जगह पे ये लोग ना स्टेशन, यहाँ पे लोग रह रहे हैं एंड यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, फिर यहाँ पे काम चल रहा है, तो आप 3 स्टेशंस के नाम देखोगे इस नोवेला में। एक होगा आउटर स्टेशन जो सबसे स्टार्टिंग में आपको मिलेगा, दूसरा होगा सेंट्रल स्टेशन एंड फिर एट द एंड हम देखेंगे इनर स्टेशन के बारे में, जिसे कर्ड्स स्टेशन भी, जो कर्ड्स एक दूसरे कैरेक्टर हैं उनके नाम पे ये स्टेशन है। तो सब कुछ विल क्लियर आउट, अभी आप इतना समझो कि 3 स्टेशन है और ये कंपनी इसी पे काम कर रही है कि स्टेशन भी हर जगह अलॉन्ग द रिवर ये लोग बनवा रहे हैं। अब मार्लो को एज अ जॉब हम समझ गए स्टीम बोट कैप्टन की तरह जॉब मिल गया एंड इनकी ड्यूटी क्या थी, ड्यूटी इज टू सेल अ स्मॉल स्टीमर अप द कॉन्गो रिवर, गुड्स को कैरी करना, लोगों को कैरी करना एंड आइवरी बिटवीन डिफरेंट, जो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन मैंने बताया ना, आउटर सेंट्रल एंड इनर, इस पर ये आते जाते रहना एंड ये सब काम करना। अब देखो जैसे मान लो इनको अफ्रीका जाना है, उससे जाने से पहले ये अपनी कंपनी में आते हैं एक बार मिलने, डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने, और जब ये वहाँ जाते हैं ना तो इन्हें बहुत अजीब सा महसूस होता है, एक अंदर से जो वाइब नहीं आती कि अच्छा फील नहीं हो रहा है यहाँ आने के बाद, कुछ मिस्टीरियस सा लग रहा है, इन्हें ऐसा लगता है। इवन इस सिटी को, इस पूरे नोवेला में इन्होंने टर्म दिया है एज अ वाइटेड सेप्यूल्कर, जिसका मतलब होता है कि बाहर से तो मानो वो इतना साफ, इतना सुथरा, इतना शुद्ध, इतना प्योर, इतना होली दिख रहा है, बट ऐसा लग रहा है कुछ तो छिपा है, कुछ तो रॉटन है, कुछ तो छिपा हुआ है इनसाइड में। एंड दैट सिटी इवन फील्स साइलेंट एंड एम्प्टी टू हिम। एंड वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेरी, दे आर एक्टेड वेरी कोल्ड, दे वर वेरी स्ट्रेंज। एंड ये सब चीज़ें देख के इन्हें इतना अनईजी, इतना अनकम्फर्टेबल महसूस हुआ। तो ये सब चीज़ें, ये एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखना, जैसा हमने डिस्कस किया था, हमारे मेन राइटर हुई जोसेफ कॉनरेड, उन्होंने वो यहाँ गए हैं तो ये अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे पॉइंट आउट हो रहे हैं उनके, विच इज़ पुटिंग अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वाला एलिमेंट। तो ये चीज़ हमने देख ली कि कितना इन्हें वो हुआ एंड फिर फाइनली अपनी जर्नी इन्होंने अफ्रीका में बिगिन करी। अब इनका तो जॉब यही था, वहाँ से अब ये चल रहे। अब देखो जैसे अब ये जा रहे थे रास्ते में, अब अफ्रीका के लिए पहुँच रहे थे, तो पहला पहला इनको जो रियल लुक मिलता है यूरोपियन कॉलोनियल पावर को, जो ये विटनेस करते हैं, जिसे शो करते हैं इस नॉवल, मतलब इस वर्क में, वो क्या है, ये बोलते हैं कि एक फ्रेंच वॉरशिप मुझे दिखी एंड वो अफ्रीकन कोस्ट के नियर खड़ी थी एंड वहाँ पे जो शिप में जो लोग थे वो लोग गन्स चला रहे थे इनटू द फॉरेस्ट, बट ऐसा नहीं था कि सामने कोई दुश्मन है या फिर किसी को टारगेट करके चला रहे हैं।
बिना पर्पस के ऐसे सूट किए जा रहे हैं। एंड मार्लो को यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये एक यूजलेस वॉयलेंस को शो कर रहा है। ऑल्सो ये शो कर रहा है दैट मैडनेस ऑफ यूरोप रूल, जो यूरोप का रूल ये लोग है, बस एक दिखावा जो है इनका, अपने आप को सुपर सुपर अपने आप को सुपर क्या कहते हैं उसे, सुपरियरिटी, अपने आप को प्रायोरिटाइज कैसे कर रहे हैं, वो सब चीज़ें ये लोग दिखा रहे हैं। अब फाइनली जैसा मैंने बताया, अब आपको क्लियर होगा, ये सबसे पहले जैसे कहाँ पहुँचे, आउटर स्टेशन पे पहुँचे। तो आउटर स्टेशन पहुँच के सब कुछ देख के ये एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। वहाँ ये देखते हैं कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें कितना फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए। दे आर डिगिंग, दे आर कैरिंग थिंग्स फॉर नो रियल रीज़न। कुछ तो मान लो इतने कमज़ोर से, बीमार से बन गए हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है, उन्हें बिल्कुल ऐसे जंगलों में छोड़ दिया जा रहा है। कोई डॉक्टर्स नहीं है उनका ख्याल, उनकी इलाज करने के लिए, एंड दे आर सिंपली लेफ्ट टू डाई इन द फॉरेस्ट। एंड ये सब सीन वो देखते हैं एंड इनको ऐसा लगता है तो ये तो हेल की तरह है। एंड ही इवन कॉल्स इट अ ग्लूमी सर्कल ऑफ सम इनफर्नो। अब ये सब चीज़ें, ये सब देख ही रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे लोग फैले हुए हैं, ये सब हो रहा है। तभी अचानक एक दूसरा इंसान आता है, एक स्ट्रेंज मैन, जो कि वहाँ का चीफ अकाउंटेंट है। अब देखो इनकी मतलब हिपोक्रेसी किस लेवल की है। तो ये जो चीफ अकाउंटेंट है, इन सब में जो सब गरीब हैं, गंदे कपड़े सबने पहना है, लाइक ये सब काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये आदमी बिल्कुल साफ सुथरे वाइट क्लोथ्स, जितने साफ लग रहे हैं, वो नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। एंड एक कंपनी की किताब अपने हाथ में बिल्कुल एक ऑर्डर में लेके वो आता है। एंड मान लो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं इतनी सारी क्लीननेस, मतलब ऐसा क्लीननेस देख के, ऐसा कामनेस देख के इन सच अ हॉरिबल प्लेस, कि कैसे कोई रह सकता है यहाँ, उन्हें ऐसा लगता है। एंड अकाउंटेंट इज़ द फर्स्ट पर्सन। अब सबसे पहली बात, अब हमारे आते हैं दूसरे कैरेक्टर, जो मैं बार बार बोल रही हूँ एंड न्यू पीपल मस्ट बी कन्फ्यूज कि ये कौन है। तो ये है कर्ज, आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एंड इनके बारे में सबसे पहले यही आदमी चीफ अकाउंटेंट ही बात करता है, कर्ज के बारे में बताता है कि कर्ज नाम का एक इंसान है एंड वो एक फर्स्ट क्लास एजेंट है, यानी वो भी ऐसा आइवरी का ट्रेड करता है एंड बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास एजेंट है, अच्छा है, इंटेलिजेंट है। एंड ये भी बोलता है कि तुम उनसे बाद में मिलोगे ना। कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि मान लो एक 60 मैन का ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जो कि 200 मील ये लोग चल के जाएंगे फॉरेस्ट के थ्रू, कहाँ पहुँचने के लिए, सेंट्रल स्टेशन पहुँचने के लिए। अब आउटर स्टेशन से ये लोग कहाँ जाएंगे, सेंट्रल स्टेशन, बिकॉज ये जो रिवर है बहुत ज़्यादा बीच में डीप हो जा रहा है, वाटरफॉल्स हैं एंड ऑल, तो ये लोग चल के जाएंगे और ये ग्रुप के साथ मान लो जा रहे हैं सेंट्रल स्टेशन पे, जो कि अगला स्टेशन है। ये जर्नी काफ़ी लंबी, काफ़ी टायरिंग होती है, 15 दिन टोटल, ये याद रखना, टोटल 15 दिन लग जाते हैं इन लोगों को वहाँ ट्रैवल करने में। और जब फाइनली मान लो वहाँ अराइव करते हैं सेंट्रल स्टेशन पे, वहाँ पे इनको मिलता है एक बैड न्यूज़। और ये बैड न्यूज़ ये होता है कि जिस स्टीमर को इन्हें चलानी थी, वो जो है वो नदी में डूब चुकी है एंड वो ख़राब हो चुकी है। अब इस चीज़ से काफ़ी सैड हो जाते हैं। वहाँ पे ये मैनेजर से मिलते हैं, जो सेंट्रल स्टेशन के मैनेजर हैं। अब यहाँ पे ये सेंट्रल स्टेशन का भी जो मैनेजर है ना, वो बिल्कुल ऐसा ग्रेट मैन नहीं है, अच्छा काइंड नहीं है, काफ़ी ऑर्डिनरी, कूल और इंस्पायरिंग सा वो लग रहा है। लोग उसकी बातों को मानते तो हैं, बट लगता नहीं है जैसे दिल से कोई उसे रिस्पेक्ट या प्यार कर रहा है। यहाँ का सेंट्रल स्टेशन का जो पूरा एटमॉस्फेयर है, इट्स फुल ऑफ जेलसी, फुल ऑफ ग्रीड, जैसा हमें राइटर शो कर रहे हैं, मान लो एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं कि यहाँ पे जो हर एक इंसान है ना, एक दूसरे से जलसी ही कर रहे हैं कि इसकी डेथ हो जाए तो इसकी पोजीशन मुझे मिल जाएगी, मैं आइवरी की ट्रेड ज़्यादा कर लूँ, मैं फ़ायदे मुनाफे ज़्यादा उठा लूँ। तो ग्रीड और जेलसी इज़ द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस स्टेशन। एंड लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि मानो वो कितना ही अच्छा काम कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं, अफ्रीकन लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं, अपने नेटिव्स को, बट ऐसा कुछ नहीं है, दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग। ट्रुथ ये है कि सबको ये मनी चाहिए, सबको आइवरी चाहिए। एंड इवन वहाँ के जो ब्रीक मेकर्स हैं, जो पिलग्रिम्स हैं, वो तो वेट कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसा पोस्ट मिल जाए, बस मतलब पूरा जेलसी वाला इन्वायरमेंट है। अब मैनेजर एंड ब्रीक मेकर, ये जो दो लोग हैं वहाँ पे, इवन मार्लो को डाउट भी करते हैं। एंड क्योंकि इनकी स्टीमर टूट चुकी है, चल नहीं रही है, तो मार्लो को यहाँ अगले 3 महीने तक, ये भी आप डेट याद रखना, 3 महीने तक यहाँ रुकना पड़ेगा। कहाँ पे, सेंट्रल स्टेशन पे। एंड अब जब यहाँ ये रुके, मतलब ये जो 3 महीने थे ना, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसलिए, बिकॉज जब ये यहाँ रुकते हैं तो बहुत ज़्यादा ये कहानियाँ सुनने लगते हैं, मतलब किस्से कह लो, कहानियाँ नहीं, किस्से सुनते हैं एक इंसान का, वही मिस्टर कर्ड्स के बारे में। तो
बार बार हर कोई इंसान ना कर्ड्स का नाम लेता है। कई बार वो मैनेजर से सुन रहे होते हैं थे तो कोई दूसरा वर्कर बोल रहा है, कोई पिलग्रिम बोल रहा है। पिलग्रिम्स आर बेसिकली द वाइट एजेंट्स, उन्हें पिलग्रिम्स बोला गया है। एंड हर एक इंसान ना अलग अलग तरीके से मिस्टर कर्ड्स के बारे में बात कर रहा है। कोई इंसान उन्हें एडमायर कर रहा है कि वो काफ़ी एक अच्छे, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, ग्रेट कंपनी के लिए वो ग्रेट मैन हैं। कोई तो उनसे गुस्सा कर रहा है, जेलसी कर रहा है कि उसको बहुत ज़्यादा आइवरी मिलता है, किसी और को उतना नहीं मिल पाता है। एंड मैनेजर स्पेशली ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा जेलस करता है और उस पर बहुत ज़्यादा उन पर शक भी करता है मिस्टर कर्ड्स पे। एंड मार्लो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा ये इस इंसान के बारे में सुन रहे हैं, तो इनको भी लगता है कि कौन है आखिर ये इंसान। एंड मार्लो इनसे कभी मिले नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं जब बहुत ज़्यादा आप किसी के बारे में सुनने लगो ना, तो दैट पर्सन बिकम अ सेंटर ऑफ योर माइंड। तो वैसा ही इनके साथ होता है, सेंटर ऑफ थॉट बन जाते हैं कर्ड्स मार्लो के। नाउ अब जितना ही ये स्टोरी सुनते हैं और ये इनकी कहानी और मिस्टीरियस बनती जाती है। और नॉवल, इस नॉवेला में भी एक्चुअली, इस नॉवेला में भी वैसा ही मिस्टीरियस, जब आप पढ़ोगे ना, मिस्टीरियस सा बना के रखा गया है, जैसे क्या हो रहा है, एक वही मिस्टीरियस सा एटमॉस्फेयर रखा गया है। एंड इवन सम पीपल से ही इज़ अ ग्रेट लीडर हु ब्रिंग्स लाइट एंड प्रोग्रेस टू अफ्रीका। कुछ तो विस्पर करते हैं दैट ही हैज़ गॉन मैड डीप इन द जंगल एंड रूल्स द नेटिव्स लाइक अ गुड और अ डेविल। तो ये बातें उनके बारे में होती हैं। नाउ मार्लो के लिए अगर हम बात करें तो कर्ड्स एक सिंबल बन गए ऑफ द अननोन। ठीक है, अभी इन्हें पता भी नहीं है वो इंस्पायरिंग है या टेरिफाइंग है, इज़ वेरी कंफ्यूज, और ये दोनों के वो सिंबल बन जाते हैं। अब एक बार क्या होता है कि शाम में मार्लो जो है कुछ बातें सुन लेते हैं, प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन मैनेजर और उनके एक अंकल हैं उनके बीच में। तो वो लोग कर्ड्स के बारे में ही बात कर रहे थे। तो मैनेजर कह रहा था कि कर्ड्स बहुत ज़्यादा बीमार हो रखा है, ऐसा हो सकता है कि वो कभी भी उसकी डेथ हो जाए। एंड ये लोग बहुत खुश थे क्योंकि जैसा हमने बताया कि सेंट्रल स्टेशन पे जितने भी लोग हैं दे आर वेरी जेलस। तो ये मैनेजर इसलिए खुश था कि अगर कर्ड्स की डेथ हो जाएगी तो उसकी पोजिशन, उसका जॉब इसको मिल जाएगा। एंड ही इज़ द वन हु इज़ द बिगेस्ट राइवल फॉर दिस मैनेजर। कर्ड्स इज़ द वन एंड ही वॉन्ट्स हिम टू डाई। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड 3 महीने के बाद मार्लो की स्टीमर फाइनली रिपेयर हो जाती है एंड दैट्स रेडी टू सेल। एंड जो मैनेजर हैं, फिर फाइनली मैनेजर और कुछ पिलग्रिम्स एंड कुछ अफ्रीकन वर्कर्स भी, ये लोग इस जर्नी को अब चलाते हैं कहाँ जाने के लिए, इनर स्टेशन। तो अपना ये जर्नी स्टार्ट करते हैं इनर स्टेशन जाने के लिए, और इनर स्टेशन को ही कर्ड स्टेशन भी कहा जाता था। अब यहाँ पे हम फाइनली कर्ड से मिलेंगे। नाउ जैसा ही स्टीमर इन लोगों का मूव करता है, रास्ता और डेंजरस होने लगता है। मतलब ये सब डिस्क्राइब करा गया है दैट हाउ दोज नैरो टर्न्स, हिडन रॉक्स, फॉग, स्ट्रेंज नॉइजेज आने लगती हैं फॉरेस्ट से। एंड मार्लो को लगता है इट फील्स लाइक गोइंग बैक इन अ टाइम, एज इफ दे आर एंटरिंग द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज वाइल्ड, साइलेंट एंड अनटच्ड बाय द ह्यूमन्स। ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। अफ्रीका के जो जंगलें हैं दे फील्स लाइव एंड पावरफुल एज इफ इट इज़ वॉचिंग द वाइट मैन हु केम टू एक्सप्लॉइट इट। ये भी बात ये कहते हैं। एंड दिस गिव्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट नेचर इज जजिंग देम फॉर द ग्रीड एंड क्रुएलिटी। यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और इन्हें जो महसूस हो रहा है वो एक हिंट दे रहा है नेचर की, किस तरीके से तुम लोगों ने मुझे एक्सप्लॉइट करा है। अब देखो उन वर्कर्स में कुछ अफ्रीकन्स भी थे। एंड द हिपोक्रेसी हियर इज मार्लो हिमसेल्फ कॉल्स देम कैनिबल्स। ठीक है, एंड इनको हायर करा गया था टू वर्क एंड आर सरप्राइजिंगली, जब मार्लो इनसे मतलब थोड़ा करीब वक्त बिताते हैं करीब से, तो इन्हें मालूम चलता है उन लोगों के बारे में। एंड इन्हें पता चलता है ये लोग कितने डिसिप्लिन एंड कितने काम इंसान हैं। कई दिनों तक इनके पास खाना नहीं रहता है, तो ये इवन किसी को हार्म भी नहीं करते हैं। बट ये लोग सोचते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं होते हैं, सिविलाइज नहीं होते, तो उस चीज़ को यहाँ अपोज तरीके से दिखाया गया है। इवन दैट शोइंग मोर सेल्फ कंट्रोल दैट द वाइट मैन ऑन अ बोर्ड। मतलब वाइट मैन लोग इतने सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ये लोग हैं। एंड कहीं ना कहीं मार्लो इवन स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देम क्वाइटली। अब एक दिन जब ये लोग कर्ड स्टेशन के बहुत पास ही अभी पहुंच चुके होते हैं, तो अचानक से एक बहुत थिक फॉग रिवर को कवर कर लेता है। एंड अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, ड्रम की आवाज़ आने लगते हैं फॉरेस्ट से। एंड एक वाइट एजेंट तो बहुत ज़्यादा पैनिक में आ जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई अटैक कर रहा है। एंड इवन मार्लो ट्राइज टू कीप एवरीवन काम, बट सडनली कुछ इनविजिबल अफ्रीकन्स अटैक कर देते हैं बोट को एरो से एंड स्मॉल स्पेयर्स, मतलब धनुष तीर से ये लोग अटैक करते हैं। एंड एक इंसान, एक वाइट मैन मारा भी जाता है। मार्लो फील सैड फॉर हिम बिकॉज दैट मैन डाइड ड्यूरिंग
डूइंग हिज जॉब नॉट हर्टिंग एनीवन। तो क्वाइटली इसे पानी में वहीं वो लोग थ्रो कर देते हैं एंड आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। इस अटैक के बाद उन्हें पता चलता है दैट द फॉग एंड अटैक हैपन नियर, बिल्कुल मैंने बोला ना कर्ड स्टेशन के बिल्कुल पास में ये अटैक हुआ था। बाद में ये भी हमें पता चलेगा किसने ये अटैक करा था। जैसे ही ये लोग बहुत पास जाते हैं मार्लो बिकम्स मोर क्यूरियस, जानना चाहते हैं कि कर्ड्स कौन है एंड ऑल। And when the steamer finally reaches that inner station, also called as Kurd station, जो पहले इंसान से जिससे मार्लो मिलते हैं वो हैं एक रशियन लड़के। और इन्होंने जैसे कपड़े पहने ना, ब्राइटली पैच्ड क्लोथ्स, एंड ही लुक स्ट्रेंज, ऑलमोस्ट लाइक अ क्लाउन, बट ही इज़ काइंड एंड टॉकेटिव। इनके बारे में ये सब कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं। ये मार्लो को बताते हैं कि कर्ज अभी जिंदा है बट बहुत ज़्यादा बीमार हैं। एंड ही ऑल्सो सेज दैट वो जो अटैक हुआ था आप लोगों के लिए ना, वो यहाँ के लोकल ट्राइब्स ने किया था जो काफ़ी कर्ज से लॉयल है। वो नहीं चाहते थे कि कोई इन्हें आए और डिस्टर्ब करे, और आप लोग आ रहे थे इसीलिए इन लोगों ने अटैक करा। एंड इवन रशियन मैन टेल्स मार्लो कि कितना वो डिवोटी है मिस्टर कर्ड्स का। इवन दो इसे एक बार ऐसा हुआ था, अपनी कहानी में बताता है कि मिस्टर कर्ड्स ने मुझे मारने की कोशिश करी थी, एक कुछ गड़बड़ी हो गई थी आइवरी में, तब मिस्टर कर्ड्स ने इसे मारने की कोशिश करती थी। फिर भी ये कर्ड्स को बहुत ज़्यादा वर्शिप करता है, बिलीव करता है कि कर्ड्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है हु कैन नॉट बी जज लाइक अ ऑर्डिनरी पीपल। ये सब बातें बताता है। मार्लो इवन लर्न्स द ट्रुथ अबाउट कर्ड, हाउ कर्ड्स कलेक्टेड सो मच आइवरी, कैसे इन्हें आइवरी मिली है, इतना ज़्यादा आइवरी इनके पास कैसे हो जाता है। क्योंकि कर्ड्स ने बहुत ज़्यादा रेड मारे हैं, वहाँ के जो आसपास के गांव हैं उनको इन्होंने रेड करा। एंड अफ्रीकन ट्राइब्स के साथ मिलकर ये सब काम मिस्टर कर्ड्स करते थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कर्ड्स लीव अमॉन्ग ट्राइब्स नियर द लेक, रेयरली विजिटिंग द इनर स्टेशन नियर द रिवर। यानी वहाँ के ये क्या थे, ही वॉज ऑल्सो लाइक दैट ट्रेड करने वाले, बट ये ट्राइब्स के साथ ज़्यादा वक्त बिताते थे, इनर स्टेशन पे कम बताते थे। अभी जो रशियन आदमी है ना, ही सेज दैट कर्ड्स हेटेड ऑल दिस येट ही कुडंट लीव इट। यानी ये बताता है एक रियल ट्रुथ कि कर्ड्स को भी ऐसा नहीं पसंद था कि ये सब काम करना, एक्सप्लॉइट करना लोगों को, ये ट्रेड करना है नॉट, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाए। यानी इसका मतलब ये है कि कर्ड्स न्यू दैट ही वॉज डूइंग समथिंग विच वॉज रॉन्ग, वो गलत था, बट कहीं ना कहीं वो ट्रैप्ड थे अपने ही लालच में कि और मिल जाए और अच्छा होगा और पैसे आएंगे। एंड दैट ग्रीड एंड दैट बाई वाइल्ड पावर ऑफ द जंगल, इससे वो ट्रैप्ड थे, यानी इसीलिए ये सब चीज़ें छोड़ नहीं पा रहे थे। एंड जब मार्लो अब देखते हैं कि उनका घर कैसा है मिस्टर कर्ड्स का इनर स्टेशन पे, दैट इवन अपीयर ब्रोकन एंड लाइफलेस। और उनके घर के बाहर ऐसे बाइनोकुलर्स से जब उन्होंने देखा कि उनका घर कैसा है, तो नोटिस किया कुछ शॉकिंग। वो ये था कि द पोल्स अराउंड द हाउस आर डेकोरेटेड विथ व्हाट लुक लाइक अ राउंड बॉल्स। बट उन्होंने जब केयरफुली देखा कि राउंड बॉल्स हैं क्या, एक्चुअली उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये ह्यूमन हेड्स हैं। सोचो मिस्टर कर्ड्स ने क्या क्या काम किया है, लोगों को मारा है, उनके ऐसे हेड चिपकाए हुए हैं अपने घर के पास। एंड द हेड ऑफ नेटिव्स किल्ड बाय कर्ड्स, दीज आर द हेड्स ऑफ होम नेटिव्स, वहाँ के नेटिव्स के हेड्स हैं जिन्हें कर्ड्स ने मारा है। And Marlowe says he was not shocked but rather stunned by this sight. And मैनेजर जो कि हमेशा कर्ड्स को क्रिटिसाइज करता है, मार्लो अभी उन्हें जज नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ हमें बताई गई। तो मार्लो केवल इतना बोलते हैं कर्ड्स के बारे में, वो कर्ड्स को जज नहीं करते हैं। ही से दैट ही लैक रेस्ट्रेंट, यानी दैट कंट्रोल, उनको कंट्रोल नहीं है खुद के डिज़ायर्स पे, खुद के ग्रीड पे, एंड दैट लस्ट फॉर पावर पे। ठीक है, अब फाइनली कर्ड्स को प्रेजेंट किया जाता है स्टोरी पे और वो अपीयर होते हैं एंड उनको ना स्ट्रेचर पे ऐसे लोग कैरी कर रहे हैं, बिकॉज जैसा कि हमने पहले भी देखा था, मैनेजर बात कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो वो इतने बीमार हो चुके हैं, वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उन्हें ऐसे स्ट्रेचर पे लेके आया जा रहा है। और जब वो बाहर आते हैं तो जितने भी नेटिव्स थे वहाँ के, जो उन्हें इतना प्रे मतलब वर्शिप करते हैं, वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं, फॉरेस्ट से ऐसे निकल जाते हैं। दे आर आर्म्ड विथ स्पीयर्स एंड बोज रेडी टू स्टॉप द वाइट्स फ्रॉम टेकिंग कर्ड्स अवे। मतलब वो नहीं चाहते कि जो वाइट एजेंट्स हैं हमारे कर्ड्स को यहाँ से लेके जाएं, लेकिन कर्ड्स उनसे बोलते हैं। एंड जब मतलब ऐसे सारे से बोलते हैं कि ऐसा वो लोग कुछ उन्हें हार्म ना करे वाइट एजेंट्स को, तो वो लोग धीरे से अपने जगह में मतलब फॉरेस्ट में ये जो लोग हैं चले जाते हैं।
एंड यहाँ पे दिस shows दैट हिज वॉइस alone हैज़ अ ग्रेट पावर ओवर देम। एंड फाइनली जो मार्लो हैं, अभी तक जो बस सुन रहे थे मिस्टर कर्ट्ज के बारे में, उन्हें देखते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, उनको दिखाया गया है हमें स्टोरी में। एंड मार्लो क्या नोटिस करते हैं, ये नोटिस करते हैं कि जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, लेकिन उनका जो फेस है ना, उनके फेस पे एक कामनेस दिख रही है, एक सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, ना कि कोई पेन। ठीक है, ये चीज़ें नोटिस करते हैं। देन फ्रॉम द फॉरेस्ट अ ब्यूटीफुल नेटिव वुमन, अब उस वहीं फॉरेस्ट से एक ब्यूटीफुल सी जो नेटिव वुमन है, जो कि कर्ज की अफ्रीकन मिस्ट्रेस है वहाँ की, वो आती हैं, इनकी वाइफ है कर्ज की, और वो अपीयर होती हैं बिल्कुल ऐसे साइलेंटली वो खड़ी हैं नियर द वाटर, हर फेस फुल ऑफ सॉरो एंड पेन। एंड जैसे ही स्टिमर को प्रिपेयर किया जाता है कि कर्ज को अब यहाँ से ले जाया जाएगा बिकॉज ये बहुत बीमार हो चुके हैं, तो ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा मतलब उदास सी हो जाती है कि कर्ज इनसे दूर जा रहे हैं। फिर रात में क्या होता है, मार्लो, अब ये लोग सब लोग क्या है, मिस्टर कर्ज को भी इन लोगों ने कैबिन में रख दिया है, अब ये लोग जर्नी अगले दिन स्टार्ट करेंगे। तभी रात में जो मार्लो हैं वो देखते हैं, मतलब कुछ उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं, फायर्स, ड्रम्स, ये सब फॉरेस्ट से आवाज़ आ रही हैं। और फिर वो देखते हैं कि जो मिस्टर कर्ज है ना, कैबिन में नहीं है, ये वही जंगल की तरफ वापस से जा रहे हैं। फिर मार्लो जाते हैं और कर्ज को, मतलब अब जो ये कर्ज है ना, ये यहाँ वो यूरोप वापस लौटना नहीं चाहते हैं, ये यही इस जंगल में रहना चाहते हैं, अपने इस पावर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। एंड मार्लो जाते हैं, उन्हें वार्न करते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरीके से आप खो चुके हो एंड यू विल बी अटरली लॉस्ट, ये सब कुछ साइकोलॉजिकली उन्हें उनसे उनसे बात करते हैं एंड वापस से कर्ज को लेके आते हैं। देन एट दैट मोमेंट मार्लो विटनेस कर्ज इनर स्ट्रगल, कि किस तरीके से ही इज़ फाइटिंग विद इन हिज सोल बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड सेवेजरी। एंड फिर ये लोग अब रिटर्न जर्नी, अगले दिन ये लोग रिटर्न जर्नी के लिए जब निकलने लगते हैं, तो ये जो नेटिव्स लोग हैं फिर से अटैक करते हैं। एंड दिस टाइम दे आर नॉट अटैकिंग टू किल somebody, but they are just wanting to stop them all from taking Kurds away. नाउ इस जर्नी के दौरान जो कर्ड्स हैं मार्लो को अपने पेपर्स, फोटोग्राफ सब कुछ देते हैं कि इन सब चीज़ों को तुम सेफ रखना। एंड धीरे धीरे हमें बताया जाता है कि मिस्टर कर्ज और ज़्यादा वीक होते जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। एंड मार्लो वॉचेस अ डेथ स्लोली टेक्स हिम, तो हमें ये दिखाया गया है कि मिस्टर कर्ज की डेथ हो जाती है एंड मार्लो ये सब चीज़ें विटनेस कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे एक टेरिबल चेंज ये देखते हैं कर्ज के फेस पे, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ मिक्सड ऑफ प्राइड, टेरर, डेस्पेयर, मानो हर चीज़ इनके चेहरे पे वो दिख रही थी, सब कुछ मिक्सड है। वो जो डेथ वाला इनका फेस था। एंड एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन, कि आखिरी शब्द क्या होते हैं मिस्टर कर्ज के, तो वो होते हैं द हॉरर, द हॉरर। और इस वर्ड का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो मिस्टर कर्ज एट दिस पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, जब उनकी डेथ हो रही है, वो बोल रहे हैं द हॉरर, द हॉरर, यानी उन्हें याद आ रहा है कि किस तरीके से वो यहाँ पे आए थे सिविलाइज्ड करने के मोटो से, और उनके अच्छे थॉट्स थे, बट जब यहाँ आए तो यहाँ के पावर को देख के ग्रीड, लस्ट, ये सब चीज़ों ने इन्हें जकड़ लिया एंड ये खुद को रोक नहीं पाए। जो एब्सोल्यूट पावर है, ये चीज़ इन्हें इतनी इन चीज़ों ने बिगाड़ दिया कि लोगों को ये मारने लगे, एक्सप्लॉइट करने लगे। तो द हॉरर वही सिग्निफाई कर रहा है। एंड इवन इन दीज वर्ड मार्लो को भी ऐसा लगता है कि कर्ज फाइनली जज्ड हिमसेल्फ एंड सॉ द ईविल इनसाइड हिज ओन सोल, कि किस तरीके से वो बुरे इंसान बन चुके थे। हॉरर, द हॉरर, यानी ऑल दोज थिंग्स जो इन्होंने करी उन लोगों के साथ। एंड इट वॉज लाइक अ मोमेंट ऑफ अ ट्रुथ, एक मोरल विक्ट्री इवन इन द डेथ ऑल्सो, कि उन्हें रियलाइज हुआ अपनी गलतियों का। इसके बाद से मैनेजर सर्वेंट कोल्डली अनाउंसड दैट मिस्टर कर्ज, यानी ही डेड। देन मार्लो ऑल्सो बिकम वेरी इल एंड ऑलमोस्ट डाइज बट ही सर्वाइव। मार्लो जो हमें, मतलब ये जो कहानी सब कुछ बता रहे हैं, ये सब सिनेरियो देख के ये भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, बट इनको कुछ नहीं हुआ, ही सर्वाइव। एंड कहीं ना कहीं इनको अंदर से ऐसा ना कनेक्शन सा लग रहा था मिस्टर कर्ज से, एक लॉयल सा फील हो रहा था। एंड बिलीविंग दैट कर्ज एटलीस्ट फेस द ट्रुथ अबाउट हिमसेल्फ, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ठीक है कर्ज बहुत बुरा इंसान था, उसने ये सब किया, एक्सप्लॉइट करा, लेकिन एट द एंड उसे रियलाइज़ हुआ अपनी गलतियों का। कई लोगों को तो वो भी नहीं होता है, वो गलत काम करके भी नहीं होता है, बट कर्ज वॉज समवन हु रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। अब इसके बाद जो मार्लो हैं, ये कर्ज की फियांसे, अगर आपको याद हो तो उनके पास जाते हैं एंड जितने भी फोटोग्राफ्स, लेटर्स जो इन्होंने दिए थे वो वापस उनको कर देते हैं। एंड इवन आफ्टर अ ईयर्स ही इज स्टिल इन अ डीप मॉर्निंग। एंड वो कर्ज के बारे में बताती है, ही वॉज अ वेरी नॉवल ग्रेट मैन विद अ जनरस हार्ट एंड अ ब्रिलियंट माइंड, ये सब चीज़ें वो बोलती हैं। तो
उसके मतलब उन फियांसे के दिल में कर्ज के लिए एक बहुत प्योर आइडियल वाली इमेज है, बट दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी जो मार्लो ने देखी कि कैसे हैं एक्चुअली में मिस्टर कर्ज। और वो पूछती है कि उनके आखिरी वर्ड क्या थे, एंड एट दिस पॉइंट जो मार्लो है वो झूठ बोलते हैं। वी ऑल नो कि लास्ट वर्ड मिस्टर कर्ज का था द हॉरर, बट मार्लो कहते हैं दैट ही डाइड विथ योर नेम ऑन हिज लिप्स, यानी ये बात बोल के झूठ बोल देते हैं। ही लाइज बिकॉज ही डजंट वांट टू डिस्ट्रॉय हर ब्यूटीफुल इल्यूजन जो वो मानती हैं मिस्टर कर्ज को लेके, या फिर जो भी फीलिंग्स हैं उनके दिल में मिस्टर कर्ज को लेके। एंड ही बिलीव्स women should be allowed to live in their peaceful world of dreams away from the ugly truth of men's world। एंड इसके साथ साथ मार्लो जो है अपनी कहानी को एंड करते हैं। एंड जो हमारे फ्रेम नैरेटर है, यू रिमेंबर दैट अननेम नैरेटर जो हमें कहानी सुना रहे हैं, जिन्होंने पहले बारे में इंट्रोड्यूस करा था इस स्टोरी से, ही क्लोजेज दिस नोवेला। एंड फाइनली ये नोवेला एंड होता है। प्लीज़ बी क्लियर अबाउट दिस, ये नोवेला है नॉट अ नॉवल। नाउ कमिंग टू द थीम्स ऑफ दीज नोवेला, बहुत सारा आपने देखा ना किस तरीके से डीपर लेवल है हर चीज़ का। जो ये वर्ड है द हॉरर, ये तो बहुत बार क्वेश्चन में आता है, तो इस पर आप बहुत सारी आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें और भी इंटरनेट से देख के पढ़ सकते हो। अगर हम थीम्स की बात करें तो वी सॉ द स्टोरी सोज द रियल डार्कनेस जो है ना वो जंगल के अंदर नहीं है, जबकि वो ह्यूमन हार्ट में है। एंड जंगल जस्टिस रिवील कर रहा है। इट ऑल्सो सोज दैट पावर कैन करप्ट अ पर्सन, जैसा हमने मिस्टर कर्ज को देखा कि वो एक अच्छे इंसान बन के वहाँ गए थे, काम करने गए थे, बट जब उन्होंने देखा कि यहाँ कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, मुझे मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है, तो वो एक करप्ट पर्सन बन गया। एक ब्रिलियंट और नोबल मैन भी क्रूअल बन सकता है, एंड वी सॉ दैट। ये जो है ये नोवेला ख़त्म होता है। आई एम रियली होपिंग कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग।